Hello and welcome back to another session Learn with Vrinda. गाइस हमारा क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर हम सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज की इस क्लास में हम अपनी सेपरेशन टेक्निक्स की जो बची हुई टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। So without any delay, let's start our today's session. So our first technique is separating funnel. So what is basically a separating funnel is? तो एक separating funnel क्या होता है? So separating funnel is a kind of funnel used to separate two immiscible liquids from their mixture. सेपरेटिंग फ़नल एक फ़नल शेप की एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका यूज़ ऐसे दो लिक्विड्स को अलग करने के लिए किया जाता है जो आपस में इमिसिबल यानी कि मिक्स नहीं हो सकते। सो ऐसे लिक्विड्स को जिन्हें जो मिक्स नहीं होते उनको सेपरेट करने के लिए हम जिस फ़नल को यूज़ करते हैं उस फ़नल को कहा जाता है सेपरेटिंग फ़नल। सेपरेटिंग फ़नल क्या होता है अब वो तो हमें पता चल गया है। अब बात करते हैं सेपरेटिंग फ़नल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग फ़नल? सो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग फ़नल इज़ टू इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। यानी कि जो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उन्हें उनकी डेंसिटीज़ के डिफरेंस के बेसिस पर अलग अलग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव वाटर एंड ऑयल। ठीक है, पानी और ऑयल है हमारे पास। ठीक है, दोनों की डेंसिटीज़ अलग अलग होती हैं, दोनों लेयर बाय लेयर एक दूसरे पर प्रेजेंट होते हैं। हमने दोनों को फ़नल के अंदर डाला। जब हम फ़नल के स्टॉप क्लॉक को हटाएंगे तो उस स्टॉप क्लॉक को हटाने के बाद उनकी डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग पानी हल्का होता है तो पानी जल्दी बहेगा। सो डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग वाटर सबसे पहले फ्लो आउट कर जाएगा लीविंग बिहाइंड द ऑयल। सो उनकी डेंसिटीज़ के डिफरेंस के बेसिस पे हमने दोनों को अलग अलग लेयर्स में सेपरेट कर लिया। यही इसका प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग हम दोनों इमिसिबल लिक्विड को लेयर्स में सेपरेट कर सकते हैं, वो भी उनकी डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग। जो ज़्यादा हैवी होगा वो बाद में फ़्लो करेगा, जो जितना कम हैवी होगा वो उतनी जल्दी फ़्लो करके बाहर चला जाएगा, मूव कर जाएगा। सो बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग फ़नल इज़ टू इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। यानी कि उनकी डेंसिटीज़ में जो भी डिफरेंस होता है उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग, उस डिफरेंस के ही हिसाब से हम दोनों लेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं। So now we know what is separating funnel and what is the principle of it. हमें पता है कि अब सेपरेटिंग फ़नल क्या होता है और सेपरेटिंग फ़नल का प्रिंसिपल क्या है। सो अब हम पता लगाते हैं कि सेपरेटिंग फ़नल के एप्लीकेशन क्या है, सेपरेटिंग फ़नल को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो सेपरेटिंग फ़नल इज़ फर्स्ट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर एंड देन इट इज़ यूज फॉर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। यानी कि इस टेक्निक का यूज़ हम ऑयल को वाटर से सेपरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा आयरन के ओर में से उसके एक्सट्रैक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो व्हाट वाज द एप्लीकेशन? इट इज़ यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर एंड यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। यानी कि ऑयल को वाटर में से सेपरेट करने में और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन के ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सो आर नेक्स्ट टेक्निक इज सब्लिमेशन। एंड व्हाट इज़ सब्लिमेशन? वी हैव लर्नड इट इन द फर्स्ट चैप्टर। हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सब्लिमेशन क्या होता है। सो सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस एंड वाइस वर्सा। सो क्या होता है सब्लिमेशन? सब्लिमेशन एक प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस में आपका सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाता है और ठीक इसका उल्टा हो सकता है, गैसेस आपकी डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो सकती है। हमने कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था पहले सॉलिड लिक्विड में बदलता है फिर गैसियस स्टेट में बदलता है और ऐसे अपोजिट होता है, पहले गैस लिक्विड में बदलती है फिर लिक्विड जो होता है आपका सॉलिड में बदलता है। लेकिन एक प्रोसेस है जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। और इसमें क्या होता है आपका, इसके अंदर आपका जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है और जो गैस होता है वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं।
So what is the principle behind it? The principle behind this separation technique is sublimable volatile component sublimates leaving behind the non-sublimable substance. यानी कि इस टेक्निक का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट के अंदर दो कंपोनेंट होंगे अलग अलग, जिन्हें हमें सेपरेट करना होगा. उनमें से एक कंपोनेंट आपका ऐसा होगा जो कि वॉलेटाइल होगा और सब्लिमेबल होगा. वॉलेटाइल मतलब जो अपनी स्टेट चेंज कर सकता होगा, और सब्लिमेबल मतलब यानी कि वो सब्लिमेशन का प्रोसेस शो कर सकता होगा. और जो दूसरा होगा वो आपका नॉन सब्लिमेबल होगा, यानी कि वो सब्लिमेशन का प्रोसेस शो नहीं कर सकता है. तो बेसिकली होगा क्या, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ऐसा सब्सटेंस होगा सब्लिमेशन शो कर सकता है, वो तो सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू उड़ जाएगा. वॉलेटाइल है तो वो चला जाएगा वहाँ से, और पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस रह जाएगा, जिससे कि दोनों का सेपरेशन अलग अलग कंपोनेंट में हो जाएगा. सब्लिमेबल सब्लिमेट होके उड़ जाएगा, और पीछे क्या छोड़ जाएगा, नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस को छोड़ जाएगा. सो अब आपको पता है कि सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन का प्रिंसिपल क्या है. अब बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है. तो जो बेसिकली हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस है, इसका यूज़ हम ऐसे कंपाउंड्स को अलग करने में यूज़ करते हैं जिसके अंदर आपका नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड या फिर कैम्फर जैसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं. अगर कोई भी कंपाउंड हमारे पास है जिसमें नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड जैसा कुछ मौजूद है, तो उसका सेपरेशन हम इसी टेक्निक से करते हैं. सो आई होप आपको ये टेक्निक भी क्लियर होगी. मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक विच इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी. What is chromatography? Chroma means color. So basically this technique is based on the color. The process of separation of components of a mixture is known as chromatography. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है उनके कलर के बेसिस पे, उसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. इट इज़ द टेक्निक used for separation of those solute that dissolve in the same solvent. यानी कि इस टेक्निक को उन कंपाउंड्स के सेपरेशन में यूज़ किया जाता है जिसमें सॉल्यूट और जो होता है वो सेम सॉल्वेंट के साथ डिज़ोल्व कर जाता है. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल क्या है इसका? डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर डिफरेंशियल मूवमेंट इन अ स्टेशनरी सॉल्वेंट. यानी कि होगा क्या, एक सॉल्वेंट के अंदर हम उसे स्टेशनरी पोजीशन में छोड़ देंगे तो जितने भी कंपाउंड के अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट हैं वो कितनी उनकी जो सॉल्युबिलिटी है उस बेसिस पे इनका सेपरेशन होता है. कुछ जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं तो वो जल्दी सेपरेट हो जाएंगे, और लीविंग बिहाइंड दोज विच टेक टाइम, यानी कि जिसको टाइम लगता है वो पीछे छूट जाएगा, और जिसको टाइम नहीं लगता, जो जल्दी फास्ट डिज़ोल्व होता है वो पहले डिज़ोल्व हो जाएगा. यही इसका प्रिंसिपल है. हमने कंपाउंड को लिया, हमें उस कंपाउंड को सेपरेट करना है उसके कंपोनेंट में. हमने उस कंपाउंड को लिया और उस कंपाउंड को एक ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया जिसमें उस कंपाउंड के अंदर मौजूद दोनों सब्सटेंस डिज़ोल्व हो सकते हैं. जब हम उस कंपाउंड में डाल के स्टेशनरी छोड़ देंगे एक पेपर के ऊपर, तो दोनों में से जो कंपाउंड जल्दी डिज़ोल्व हो सकता होगा वो पहले सेपरेट होगा, और जिसको टाइम लगेगा वो बाद में सेपरेट होगा. इस तरीके से जब पहले वाला जल्दी से डिज़ोल्व हो गया तो दूसरा लास्ट में हमारे पास जो बचा वो कौन सा होगा, जो दूसरा वाला कंपाउंड होगा. इस तरीके से इस टेक्निक का यूज़ करके हम सब कंपाउंड का सेपरेशन कर सकते हैं. इस टेक्निक की एप्लीकेशन क्या है? इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं कलर को, डाई के कलर्स को सेपरेट करने में. इस कलर को यूज़ करते हैं नेचुरल कलर्स को टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर. जो हमने नेचुरल कलर लिए उनमें से पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, एंड टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड. हमारे ब्लड में से और ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. जो नार्को टेस्ट किया जाता है ना, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो एप्लीकेशन क्लियर हुई. आपकी डाई में से कलर को सेपरेट करने के लिए, नेचुरल कलर में से पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, और ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक विच इज़ डिस्टिलेशन. सो व्हाट इज़ डिस्टिलेशन? हमारी नेक्स्ट टेक्निक डिस्टिलेशन है. तो डिस्टिलेशन क्या होता है? The process of separation of two and more miscible liquids on the basis of difference in their boiling point is called distillation. यानी कि
वो प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पर अलग किया जाए कहते हैं। ओके, दोबारा समझते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऐसे लिक्विड जो कि मिसिबल है, मिसिबल यानी कि ऐसे लिक्विड जो आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मिसिबल लिक्विड। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी दो लिक्विड, ऐसे लिक्विड को सेपरेट करना हो जो कि आपस में पूरी तरीके से मिक्स हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। और इस प्रोसेस के अंदर जो सेपरेशन होता है वो उसका बेसिस क्या होता है? उसका बेसिस होता है डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। दो लिक्विड हैं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, और दोनों के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट को पे जब हम उसे बॉयल करेंगे, सपोज़ एक 100 डिग्री पे हो रहा है, एक 80 पे हो रहा है, तो जब टेम्परेचर 80 पे पहुंचेगा तो ऑलरेडी 80 वाला पहले ही बॉयल होके पूरा हट जाएगा, तो वहाँ पर क्या बचेगा? खाली वही जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 था। सो इस तरीके से हमारा लिक्विड सेपरेट हो जाता है, यही इसका प्रिंसिपल है। एक बार देख भी लेते हैं व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन। सो द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन इज मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स बॉयल विदाउट डीकम्पोजिशन एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आया, सपोज़ 80 वाले का पहले आया, तो जो 80 वाला था वो अपने आप बॉयल हो जाएगा 80 पे, और उसका कुछ भी डीकम्पोजिशन वहाँ पर लेफ्ट नहीं होगा। इस तरीके से 80 वाला टोटली बॉयल होके हट जाएगा और केवल 100 वाला हमारे पास वहाँ पर बचेगा, और इस तरीके से हम उसे सेपरेट कर लेंगे। सो व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डिस्टिलेशन? द एप्लीकेशन ऑफ डिस्टिलेशन इज़ दैट इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। दो मिसिबल लिक्विड होते हैं जिन्हें हम एसीटोन और वाटर बोलते हैं, उन दोनों को अलग करने के लिए या उस जैसे लिक्विड्स को अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। We have another technique which is called fractional distillation. So what is fractional distillation? हमारे पास एक और दूसरी टेक्निक है जिसे हम fractional distillation बोलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि fractional distillation क्या होता है, fractional distillation किस प्रोसेस को कहा जाता है। So when the difference in boiling point of two miscible liquid in a mixture is less than 25 Kelvin, then fractional distillation is used to separate those miscible liquids. यानी कि जब दो लिक्विड के बीच का बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है, बहुत कम होता है, तब हम उस जगह पर डिस्टिलेशन की जगह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। सपोज़ अभी तो हमारे पास 80 था और 80 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था, तो हमने आराम से कर लिया। सपोज़ एक का जो पॉइंट है वो 80 है, एक का 82 है, दोनों के बीच में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, या सपोज़ एक का 80 है एक का 85 है, तो दोनों के बीच में माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो जब ऐसे लिक्विड को सेपरेट करना होता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस मौजूद होता है, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ द एप्लीकेशन वेयर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड? प्रिंसिपल दोनों का सेम ही रहेगा, तो खाली इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन इसकी कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन फ्रॉम एयर। हमें पता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो एयर में से इन सारी गैसेस को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट क्रूड ऑयल कंपोनेंट्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, जेट फ्यूल एक्सेट्रा। सो वी नो दैट कच्चे तेल में से जो क्रूड ऑयल होता है उसमें से हम पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, जेट फ्यूल, वैक्स एक्सेट्रा इन सब चीज़ को सेपरेट करते हैं। तो इन सब को सेपरेट करने के लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, बिकॉज इन सब के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, इसीलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्लियर हो गया होगा और डिस्टिलेशन भी क्लियर हो गया होगा। जब दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है तो हम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, जब दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। सो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टेक्निक विच इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। सो व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। सो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम उसी
उसी सब्सटेंस के प्योर क्रिस्टल को ऑब्टेन करते हैं उसके सॉल्यूशन में से। सपोज वी हैव टू ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से प्योर फॉर्म के कॉपर को निकालना क्रिस्टल की फॉर्म में, उस प्रोसेस को ही कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। सपोज हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, वी हैव सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड एक्सट्रैक्टिंग प्योर जिंक क्रिस्टल फ्रॉम डेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक के क्रिस्टल को ऑब्टेन करना, उसको निकालना, उसको रिमूव करना, इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? The principle of crystallization is impure mixture first dissolved in a suitable solvent and crystallizing one component। यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या हुआ, हमारे पास इम्प्योर मिक्सचर था, तो इम्प्योर मिक्सचर सबसे पहले डिज़ोल्व किया जाता है उसके सॉल्वेंट में, और जब हम उसको डिज़ोल्व करके उसको कूल करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो उनमें से जो आपका प्योर फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो किसके फॉर्म में आ जाता है? क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। तो जब आपका एक कंपाउंड क्रिस्टल की फॉर्म में आ गया, एक सब्सटेंस क्रिस्टल की फॉर्म में आ गया कंपाउंड में से, तो बचा हुआ नेक्स्ट क्या हुआ? अनदर कंपाउंड हुआ। इस तरीके से दोनों का क्या हो जाता है? सेपरेशन हो जाता है। सो व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन? It is used in purification of salt from sea water and used in separating ulm from copper sulfate। यानी कि इस टेक्निक का यूज़ हम सी वाटर यानी कि जो समुद्र का खारा पानी होता है उसमें से नमक निकालने में करते हैं, और दूसरा कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट के उसमें से उनके अल्म, यानी कि जैसे आपने देखा होगा ना क्रिस्टल का फॉर्म सपोज फिट करिए आपने, देखिए उसी को हम अल्म कहते हैं, वो जो क्रिस्टल फॉर्म होता है, तो उस क्रिस्टल फॉर्म में लाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर हमने अपनी सारी की सारी सेपरेशन टेक्निक्स ख़त्म कर ली हैं। Although this topic is removed from your syllabus, but little bit of information is enough for us। थोड़ी बहुत जानकारी आपको आपकी बुक की एटलीस्ट होनी चाहिए। ओके, वैसे ये टॉपिक आपके सिलेबस में से हटा दिया गया। तो सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर हमने सबसे पहले इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद सेपरेटिंग फनल के बारे में पढ़ा, फिर सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा, क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा, डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा, और लास्ट में क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा। इन सारी टेक्निक्स के थ्रू हम एक मिक्सचर में से कंपाउंड्स को या एक मिक्सचर में से या कंपाउंड्स में से उसके अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, आई होप इस चैप्टर का इतना पोर्शन आपको कवर हो चुका होगा। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर से? अब तक हमने पढ़ा है सबसे पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में और मिक्सचर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा, फिर हमने 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा, फिर हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। देन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन वी लर्नड अबाउट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, देन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वी लर्नड अबाउट टिंडल इफेक्ट। After finishing Tyndall effect, we started separation techniques in which we learned about evaporation, centrifugation, sublimation, chromatography, distillation, fractional distillation, crystallization. And finally, after completing the that whole portion of your chapter, finally we are on the next topic of our chapter, which is called physical and chemical change. So what is physical properties and what are physical changes? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं। सो properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, etc. are the physical property of any compound, and any change in them is considered as physical change. So
क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि किसी भी कंपाउंड की वो प्रॉपर्टी जो कि स्पेसिफिक होती है और जिन्हें हम आँखों से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे कि उसका कलर, उसकी हार्डनेस, वो कितना सॉलिड है कितना नहीं है, वो कितनी तेज़ी से फ़्लो कर रहा है या फ़्लो नहीं कर रहा है, उसकी डेंसिटी कितनी है, वो हल्का है, वो भारी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें उसकी क्या कहलाई जाती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाई जाती है, जिन्हें हम अपनी आँखों से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और कोई भी चेंज इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल चेंज कहते हैं। सपोज़ अगर उसका कलर बदल रहा है या उसकी हार्डनेस में डिफरेंस आ रहा है या उसकी शेप में डिफरेंस आ रहा है, या वो पहले हल्का था भारी हो गया, या वो पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा था वो 26 डिग्री पे हो रहा है या 30 डिग्री पे हो रहा है, तो एनी चेंज दैट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय यू इज़ कॉल्ड फिज़िकल चेंज। कोई भी चेंज जिसे आप ऑब्ज़र्व कर सकें उस चेंज को, ऑब्जर्वेबल चेंज को हम क्या कहते हैं, फिज़िकल चेंज कहते हैं। ओके, क्लियर। दोबारा एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिन्हें आप अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकें उन्हें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, और फिज़िकल प्रॉपर्टी में अगर कोई भी चेंज आता है तो उसे हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। Next, come on to the next topic, which is chemical properties and chemical changes. So what are chemical properties and what is chemical change? Properties that cannot be observed and related to the properties of matter of that substance or arrangement of atom in that substance is called chemical properties, and any change in chemical composition of that substance is called chemical change. यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिन्हें आप अपनी आँखों से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं और जो कि उसके मैटर के स्टेट से रिलेटेड हो, मैटर में एटम की अरेंजमेंट से रिलेटेड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। कोई भी है, उसकी शेप बदल रही है वो तो आपको दिखाई दे, लेकिन उसके अंदर एटम अपनी पोजीशन बदल रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सपोज़ एटम की पोजीशन में चेंज आ रहा है या एटम के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, एटम की कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, ये चेंज हमारी आंखों से ऑब्ज़र्व नहीं किए जा सकते। और ऐसे ही चेंजेस को, इस प्रॉपर्टी को, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को जो हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते उन्हें केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और जब केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज आता है तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। सो आई होप आपको फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस समझ में आया होगा, और फिज़िकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो फिज़िकल चेंज आर टेम्परेरी वेयर एज केमिकल चेंज आर परमानेंट। नेक्स्ट, फिज़िकल चेंज आर रिवर्सिबल वाइल केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल। Third one is, no new product formation take place in physical change, but new product form in chemical changes. Last, no energy change are observed or noticed in physical change, and एनर्जी इज़ आइदर ऑब्जर्व्ड और इवॉल्व इन केमिकल चेंजेस। अब बात करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो देखिए, फिज़िकल चेंज आपके होते हैं टेम्परेरी, जबकि केमिकल चेंज आपके होते हैं परमानेंट। फिज़िकल चेंज होते हैं रिवर्सिबल, जबकि केमिकल चेंज होते हैं इरिवर्सिबल। फिज़िकल चेंज में कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, जबकि केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फिज़िकल चेंज में एनर्जी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता, जबकि केमिकल चेंज के अंदर एनर्जी या तो ऑब्जर्व्ड होती है, एब्जॉर्ब होती है, या फिर इवॉल्व होती है। तो आई होप आपको चेंजेस समझ में आ गए होंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, फ़िज़िकल चेंज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल चेंज क्या है, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, विच इज़ द प्योर सब्सटेंस। तो हमने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन पहले स्टार्ट करी थी। एक चीज़ है जिसे हम समझते हैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा, और हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में समझा कि जो मैटर होता है वो दो कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। मैटर या तो आपका प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा। मिक्सचर के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर है तो या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, कोलाइड है या सस्पेंशन, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस अगर है तो प्योर सब्सटेंस में भी वो क्या है, एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के अंदर, जिसके अंदर दो कैटेगरीज आती है, एलिमेंट और कंपाउंड। सो व्हाट इज़ एलिमेंट?
एलिमेंट क्या होते हैं? A form of matter that cannot be broken down by chemical reaction into simpler substance is called element. एंड ऑल एटम्स आर सेम इन एन एलिमेंट, यानी कि मैटर की वो फॉर्म, वो स्टेट जिसे आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, ऑलरेडी जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मैटर की प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। और एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम तरीके के होते हैं। सपोज़ अगर ऑक्सीजन एलिमेंट, अगर आपसे कोई कह रहा है कि ऑक्सीजन एलिमेंट, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन के ही प्रेजेंट होंगे। उस ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर सारे ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हैं। ओके, सपोज़ कोई आपसे कह रहा है नाइट्रोजन एलिमेंट, विच मीन्स कि जितने भी एटम उसके अंदर प्रेजेंट है वो सारे के सारे किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं। तो एलिमेंट एक ऐसी फॉर्म होती है मैटर की जिसे आप और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा कोई कुछ हो ही नहीं सकता सिंपल। ओके, और उसके अंदर जितने भी एटम होते हैं वो सेम ही होते हैं, एक ही तरीके के एटम एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। So elements are classified into metal, non-metal and metalloids. तो what are metal, what is non-metal and what are metalloids? एलिमेंट 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब बात कर लेते हैं मेटल की। तो ऐसा सब्सटेंस जो शाइनी हो, लस्ट्रस हो, कंडक्टर हो, डक्टाइल हो, मेलेबल हो और सोनोरस हो, उन्हें हम मेटल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि चमकीला हो, जिसमें चमक हो, जो कि लाइट का कंडक्टर हो, हीट का कंडक्टर हो, जिसको जो कि डक्टाइल हो और मेलेबल हो, जिसकी शीट बनाई जा सकती हो, जिसे पिचका के उसके तार बनाए जा सकते हो या फिर उसकी पतली सी शीट बनाई जा सकती हो, और जो सोनरस हो यानी जिसमें से आवाज़ आती हो, उन सब को क्या कहा जाता है? मेटल कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ जैसे कि आपका सोना, चांदी, गोल्ड और सिल्वर हो गया, चमकीले होते हैं, लाइट के कंडक्टर होते हैं, कितनी पतली उसकी कोई भी ज्वेलरी बना लो, डक्टाइल भी होते हैं और मेलेबल भी होते हैं, साथ के साथ आवाज़ भी होती है उनके अंदर, उसे सोनोरस भी होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? मेटल्स कहा जाता है। ठीक इनके अपोजिट होते हैं नॉन मेटल। वो शाइनी थे, लस्ट्रस थे, तो ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। वो कंडक्टर थे तो ये इंसुलेटर होते हैं। वो डक्टाइल थे तो ये नॉन डक्टाइल होते हैं। वो मेलेबल थे, ये नॉन मेलेबल होते हैं। वो सोनोरस थे, ये नॉन सोनोरस होते हैं। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जिनमें ना कोई चमक हो, जो ना ही कंडक्टिंग का काम कर सकते हो, जिनको ना ही तोड़ के, जिनको ना ही पिचका के या दबा के फोर्स का यूज़ करके जिनकी ना तो शीट बनाई जा सकती हो, जिनका ना ही तार बनाया जा सकता और जिनमें ना ही कोई आवाज़ आती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लकड़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेफाइट। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके मेटलॉइड्स। ऐसे सब्सटेंस जो कि दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में इस क्लास में कवर किया गया, बट देन आप जब भी आप हायर क्लासेस में जाके इस टॉपिक को स्टडी करोगे तो आपको पूरा बहुत ही अच्छे से डिटेल में इस टॉपिक को समझाया जाएगा। तो डोंट वरी, यहाँ पर बहुत शॉर्ट में है, बट आगे आप इसको बहुत डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। बट यहाँ पर आपको एलिमेंट और उसके तीनों टाइप्स के बारे में पता चल गया होगा कि एलिमेंट क्या है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। अब फाइनली द लास्ट टॉपिक विच इज़ कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या होते हैं? व्हाट आर कंपाउंड? अ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट इन अ डेफिनेट रेशियो, यानी कि जब दो या दो से अलग तरीके के एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर और कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड। सपोज़ एक नाइट्रोजन एलिमेंट और एक ऑक्सीजन एलिमेंट आपस में मिले एक फिक्स्ड रेशियो में, और तब जाके जो नया कंपाउंड बना, उसे हम, जो नई चीज़ बनी जिसको हमने नाम दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो उसे हमने क्या कह दिया? कंपाउंड कह दिया। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, वो भी फिक्स्ड रेशियो में, तब जाके जो नया प्रोडक्ट बनता है उसे कहा जाता है कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड शोज़
different properties from the elements and substance cannot be separated by physical method. यानी कि एक बार अगर कंपाउंड बन गया उसके बाद आप उन्हें फिज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते. एक बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई तो आप उसे छान के उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करके उसे अलग नहीं कर सकते. ना ही उसके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग नहीं किए जा सकते. उसके लिए आपको अलग केमिकल सेपरेशन की टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कंपाउंड के एक कंपाउंड सपोज़ जैसे कि हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी डेट इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी शो करे बट ये भी पॉसिबल है कि जो नया प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट हो. ज़रूरी नहीं है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ही प्रॉपर्टी शो करे. ओके तो कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करता है. गाइज़ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है. अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो कुछ भी हो आप यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक्स फॉर दिस लवली सेशन.